अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो है सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी शर्तें जो है मान ली गई हैं। बातचीत का दौर चल रहा है और बहुत जल्द जो फैसला हो जाएगा, हस्ताक्षर भी होंगे, साथ ही समय और तारीख का ऐलान करेंगे। वहीं ईरान ने पलटवार किया है कि कोई भी समझौते की बात नहीं हुई है और जब होगी तो उसका ऐलान करेंगे। वो अपनी शर्तों पर अड़िग है, ऐसा कहना ईरान का। तो दोनों देशों की तरफ से अपने अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब पहली बार नहीं, कई बार वो इस तरह के बयान दे चुके हैं और अपने बयानों से वो मुकर भी जाते हैं। तो कोई नई बात नहीं उनके बयान को लेकर, लेकिन ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि ईरान का और अमेरिका से समझौते को लेकर अभी कोई बातचीत पूरी नहीं हुई है और वो अपनी शर्तों को लेकर अड़िग हैं और जब भी फैसला होगा तो उसको लेकर वो ऐलान करेंगे। तो आप देख सकते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध लगातार जारी है और इस युद्ध के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ उनका समझौता हो गया है, ईरान परमाणु नहीं रखेगा, उसने ये शर्त भी मान ली है और साथ ही ये कहा कि जब तक सौदा या समझौता नहीं होता है तब तक हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहेगी। तो वहीं ईरान कह रहा है कि समझौते को लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, हम अपनी शर्तों को लेकर अड़िग हैं और जब भी कोई बातचीत का दौर शुरू होगा या हमारे बीच में कोई बातचीत बनेगी उसका जो है ऐलान किया जाएगा। तो दोनों देशों की अपनी अपनी दलीलें। अमेरिका के राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द फैसला होने वाला है, सौदा होने वाला है, वो इसको सौदा बोल रहे हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की और ऐसे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास दो मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, साथ ही देवनाथ जी जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मनोज कुमार जी आपसे ही ले लेते हैं। जिस तरीके से 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, अमेरिका ईरान के बीच में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार बयान देते हैं कि शांति वार्ता हो गई है, बस समझौता होने वाला है, लेकिन वो समझौते की तस्वीर आज तक ना हमने देखी ना आपने देखी है। वहीं ईरान कह रहा है कि कोई भी बातचीत अमेरिका के साथ नहीं हुई है, वो अपनी शर्तों को लेकर अड़िग है। इन दोनों देशों के बयानों को लेकर क्या कहें, क्या शांति वार्ता हो पाएगी या अभी भी जो है जंग का दौर जारी रहने वाला है? जी, ट्रंप पिछले 48 घंटों में जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट और उनके खास करके जिस तरीके से जो आर्मी का जो अटैक एकाएक उन्होंने बंद किया और शुरुआत किया, तो अगर इन दोनों के बीच की स्थिति को देखें तो देखिए ट्रंप बहुत जल्दीबाजी में है। वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि इस शांति वार्ता सफल हो और जो जो हमारे डिमांड्स हैं उसको ईरान मान ले। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से किसी ने भी उनके किसी भी वक्तव्य का खंडन नहीं किया है और ना ही इन सारे शर्तों को मानने के लिए बात की है। लेकिन उस स्थिति में अब जिस तरीके से जब से उन्होंने ये कहा कि हम उसका जो खर्ग जो द्वीप है, जो कि हम सब जानते हैं कि ईरान का एक तरीके से सबसे ज्यादा जो एनर्जी और पेट्रोल क्रूड ऑयल है वहां से निकलता है, उसको जब कब्जा करने की बात आई तो उसके वजह से ईरान के भी स्टेटमेंट बड़े ही मजबूती से सामने आए। और एकाएक आप देख सकते हैं कि फिर उन्होंने ट्रंप ने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया पे और उनके जो भी जो प्रॉपर चैनल है उसके तरफ से और व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमारी बातचीत सफल हो रही है और जो ईरान के जो सुप्रीमो है उन तक पहुंच चुकी है और उसी के बाद हमने ये हमला को वापस लिया है। तो देखिए अमेरिका और विशेष करके ट्रंप की जो नीति रही है वो मैक्सिमम प्रेशर की रही है और जैसा कि पिछले घटनाओं को अगर हम देख ले तो वो प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन IRGC एक ऐसा संगठन है जिसका ओरिजिन ही हुआ है एंटी अमेरिका एंड एंटी इजराइल। वो इससे जब तक लड़ते हुए दिखेगा तब तक उसको वहां से सपोर्ट मिलेगा, वहां की जनता उसको सपोर्ट करेगी। और जिस दिन वो बातचीत के माध्यम पे अगर आ गया, जिस दिन वो अपने आप को अमेरिका के सामने बैंडिंग पोजीशन में आ गया, तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा तक चल सकती, इसलिए उसकी मजबूरी है। लेकिन दूसरे तरफ अगर आप देख लिए तो ईरान की वस्तु स्थिति धरातल पे बहुत ही वीक हो चुका है, वो चाहे आर्थिक रूप से हो या जिस तरीके से वहां पे एक अनरेस्ट हो रहा है और जिस तरीके से उसका कोई इंपोर्ट हो नहीं पा रहा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब होते जा रही है। क्योंकि ये लंबा युद्ध और खास करके उस एरिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर सिर्फ तेल ही नहीं जाता है, उसके साथ साथ बहुत ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आते हैं जाते हैं। लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी और जिस तरीके से उसने एक तरीके से वहां पे कंट्रोल कर रखा है, वो कहीं ना कहीं ईरान के इकोनॉमी को भी एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो लेकिन अभी इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि ट्रंप ने जिस तरीके से अभी लास्टली जो उनका स्टेटमेंट आया है
कि हमारे ईरान के जो सुप्रीमो, क्योंकि देखिए हमें समझना होगा कि ईरान में जो प्रशासनिक जो क्षमता है वो बड़ा ही डिसेंट्रलाइज है। वहां पे कोई एक व्यक्ति चाहे कि हम डिसीजन लेके और उसको बिल्कुल पब्लिक डोमेन में लागू कर दे, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और वहां पे अभी भी मुस्तफा जिस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है, मुझे लगता है कि ट्रंप की बातचीत लगभग वहां तक पहुंच चुकी है और शायद इसीलिए इस तरीके की चीजों को लेके अभी आगे आया है। लेकिन ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि ट्रंप की तरफ से आया है कि वो परमाणु नहीं रखेगा, दूसरा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, तीसरा वो किसी भी आतंकवादी संगठन जो खास करके उसके जो प्रॉक्सी है उसको समर्थन नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो शर्तें हैं वो शर्त ईरान के नेचुरल इंस्टिंक्ट से बिल्कुल खिलाफ है। तो ये कहना कि शांति वार्ता सफल हो जाएगी, ये देखिए आज के डेट में पूरा विश्व चाहता है कि शांति व्यवस्था हो, क्योंकि अगर ये दूसरा बार अगर युद्ध शुरू होता है तो ऑब्वियसली कि इसका इम्पैक्ट और इसका जो प्रभाव है विश्व के सारे देशों पे बहुत गहरे रूप से पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है, लेकिन जब तक इसका बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आ जाते हैं तब तक ये मानना कि युद्ध वहां पे शांति विराम होगी मुझे नहीं लगता है कि इस चीज को कहना जायज होगा। क्योंकि दूसरी तरफ आप इजराइल भी अपने जिस तरीके से लेबनान को अटैक करते जा रहा है और अभी जिस तरीके से उसका जो रोल निकल के आया है और ट्रंप और इजराइल के बीच में जो एक तरीके का आप समझ सकते हैं कि वार ऑफ स्टेटमेंट शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखते हुए और ट्रंप की जो घरेलू लेवल पे जो उनकी स्थिति है वो बहुत वीक हो रही है, इसीलिए वो हरी में है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे के इन 2-3 दिनों में क्या घटनाएं निकल के आने वाली। जीवनाथ जी, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है कि बहुत जल्द शांति वार्ता होने वाली है, ईरान से बातचीत हो गई है, समय और जो है तारीख वो स्थान जो है वो तय किया जाएगा आने वाले समय में, लेकिन लगभग डील हो चुकी है, ऐसा वो कह रहे हैं। वो सौदे की बात कर रहे हैं, डील कह रहे हैं इसको, ना कि समझौता कह रहे हैं। और जब से उनका ये बयान सामने आया तब से बात की जाए तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दामों में जो है लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जो क्रूड ऑयल जो है $199 प्रति बैरल बिक रहा था, वो अब $87 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया, यानी कि दामों में कहीं कहीं जो है घटौती दर्ज की जा रही है। इसको कैसे देखें? हाँ, ये अमेरिका की एक चाल है। देखिए, हो ये रहा है कि अमेरिका में कच्चे तेल की जो प्रोडक्शन है वो कम करनी पड़ रही है। होता ये है कि अमेरिका में पिछले 10 साल से शेल गैस का ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। शेल गैस को जमीन की गहराइयों से पत्थर को तोड़ के निकाला जाता है फ्रैक्शनलाइजेशन करने के बाद। तो अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा से ज्यादा शेल गैस का इस्तेमाल करने लगी है। तो वहाँ जो कच्चा तेल है वो सरप्लस हो गया है, इतना ज्यादा सरप्लस हो गया है कि अमेरिका में जो ड्रिलिंग रिग हैं उनको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। तो अमेरिका दुनिया भर में अपने कच्चे तेल को बेचने की कोशिश कर रहा है। मार्को रूबियो भी जब भारत में आए थे तो उन्होंने, जैसे कि भारत पर एहसान दिखा रहे हों, पिछले हफ्ते की बात है, उन्होंने कहा कि भारत जितना भी कच्चा, ऐसी संकट के घटी समय में भारत जितना भी कच्चा तेल लेना चाहता है अमेरिका देगा। असल में अमेरिका भारत को और दुनिया भर के देशों को कच्चा तेल बेचना चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है बीच बीच में अच्छे बयान देते हैं ताकि कच्चे तेल की, उनका जो WTI इंडेक्स है, WTI इंडेक्स का इस्तेमाल होता है अमेरिका की जो कच्चा तेल है उसका बेसिक मापदंड तय करने के लिए। तो वो लगातार कम करते हैं। अगर आप देखें जब से ये युद्ध छिड़ा है अमेरिका की WTI इंडेक्स पश्चिम एशिया के ब्रेंट इंडेक्स से कम चल रही है। यानी अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया जो है रूस से कच्चा तेल गैस कम मंगाए, दुनिया रूस के अलावा पश्चिम एशिया के देशों से कम कच्चा तेल कम कराए, दुनिया के देश भविष्य में अमेरिका से कच्चा तेल लाएं। तो इसीलिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बयान देकर अपने देश के कच्चा तेल को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज समझनी पड़ेगी, जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है तब से वेनेजुएला जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार रखता है, 300 बिलियन बैरल से ज्यादा, वो तेल भी आस्ते आस्ते बेचने का काम, प्रोडक्शन करने का काम कौन कर रही है? अमेरिकन कंपनीज।
अभी देखिए अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को, महिला हैं जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने अमेरिका की मदद की मदुरा को अरेस्ट कराने में, और एज ए रिवार्ड जब मदुरा को, इन महिला वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने अरेस्ट करा दिया मदुरा को, तो उसके बाद अमेरिका ने उनको प्रेसिडेंट बना दिया वेनेजुएला का। वो भारत आई थी, भारत में कच्चा तेल बेचने के लिए, और उनको भारत में भेजा किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने भेजा कि यह वेनेजुएला के प्रेसिडेंट आ रही हैं, आप उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। तो ये जो दुनिया भर में कच्चे तेल का दाम थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, खासतौर से WTI इंडेक्स में, ये अमेरिका का एक चाल है दुनिया भर के देशों को अमेरिकन ऑयल के तरफ अट्रैक्ट करने की। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कच्चे तेल अपने बढ़ाए से वो इस तरीके की जो है रणनीति अपना रहे हैं। आप पर दोबारा आऊंगा, सीधा जो है मनोज कुमार जी का रुख कर लेता हूं। मनोज जी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार बचकाने बयान देते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं पूरे युद्ध के दौरान कई बार वो शांति वार्ता कहते हैं बस खत्म होने वाली है, और दूसरी तरफ जो है हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी नाकेबंदी बनाए हुए है। जब ईरान बार बार कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से आप पीछे हट जाइए, हम युद्ध को समाप्त कर देंगे, हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो हार्मुज स्टेट है उसकी नाकेबंदी खत्म नहीं की जा रही है, और दूसरी तरफ जो है बड़बोले बयान दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसे मतभेद क्यों? देखिए कपिल जी, एक चीज हमें समझना होगा कि विशेष करके जो अमेरिका का एक जो परसेप्शन था वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको ट्रंप ने जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट से और अपने कार्यों से एक तरीके से उसको डिटोरेट किया है, और एक अविश्वास का और विशेष करके अनट्रस्ट, विश्व के सारे जो भी उनके एलाई जो देश थे, जो भी उनके साथ काम करते थे, सबके साथ उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल यू टर्न लेते हुए 360 डिग्री पे जाके उसको जिस तरीके से एक तरीके से चेंज करने का प्रयास किया है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो परसेप्शन था विश्व की राजनीति में, वो बहुत ही डाउन हुआ है। तो अब लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस बढ़ते जा रहा है, तो अगर आप देख लीजिए, तभी व्हाइट हाउस का एक स्टेटमेंट आया, रिपोर्ट आया कि ट्रंप ने कहा है कि जो हमारा जो नया डील है वो उसको ईरान ने मंजूर कर लिया, और वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। जबकि आप समझ सकते हैं कि ईरान की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस चीज को लेके नहीं आया। वहीं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात कर रहे हैं कि जैसे ही डील पूरा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तब तक हमारी नाकेबंदी भी जारी रहेगी। तो ये इस तरीके का जो डिविएशन है ऑब्वियस है, जैसे अभी देवनाथ जी जो बता रहे थे कि देखिए अमेरिका एक देश के साथ साथ वो, और जो इस देश का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो एक ट्रेडर्स के रूप में भी काम कर रहे हैं, और वो एक बिजनेसमैन के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि इस युद्ध को और जिस तरीके से वहां पे जो घटनाएं घट रही, उसको आर्थिक किस तरीके से बेनिफिट उनको मिल सके उनकी इकोनॉमी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका की इकोनॉमी में भी बहुत ही एक तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और शायद इसीलिए वो अपने आप को इस तेल के मार्केट में, इस जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें अपनी भूमिका को एक तरीके से पदस्थापित करने के लिए इस तरीके की चीजों को वो कर रहे हैं। और वो ऑब्वियसली कि वहां पे जिस तरीके से उनका जो स्टेटमेंट आया, जो उनके पास जो क्रूड ऑयल है, जिस तरीके से उनका सप्लाई कहीं हो नहीं रहा है और प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि इस तरीके स्टेटमेंट देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जो रेट होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऊपर नीचे करने का प्रयास किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के बाद से जो क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय जगत में इसके रेट अभी कम हो गए, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट भी करना चाहते हैं और उसका रिजॉल्व भी करते हुए दिखना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीज के पीछे अगर उनका जो मेन मोटिव है वो है इकोनॉमिक बेनिफिट, कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक एजेंडे में अपने आप को बेनिफिट के रूप में लेके जाएं। और दूसरी तरफ से देखिए, हम सब जानते हैं कि अमेरिका उस युद्ध में जब आया था तो जो उसका ऑब्जेक्टिव था, अभी तक लगभग 102-3 दिन होने जा रहे हैं और अभी तक इतने लेवल के बावजूद भी वो ऑब्जेक्टिव पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। और आप देख सकते हैं अब 3 बातों पे आके, जैसे 14 सूत्री जो डिमांड जो दिया गया था, उससे अब लगभग 3 चीजों पे डिस्कशन चल रहा है। पहला कि परमाणु अपने आप को नहीं रखेगा ईरान, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करेगा, और तीसरा जो टेररिस्ट जो संगठन है उनको जो सपोर्ट करता है, जो फंडिंग करता है ईरान, उससे अपने आप को दूर रखेगा। लेकिन इन तीनों स्टेटमेंट अभी तक न मुस्तफा के तरफ से और न IRGC की तरफ से और न ही वहाँ के पेजिस्कियन राष्ट्रपति उनके तरफ से कहीं से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये इस तरीके का दबाव तो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में इन सारी चीज़ों को लेके जो एक अनरेस्ट पैदा हुआ है, उसके चलते पूरा विश्व ही प्रभावित हो रहा है, विश्व का हर व्यक्ति प्रभावित होने लगा। तो मुझे लगता है कि और ट्रंप के सामने जो चुनाव वाली जो स्थिति है
उससे भी वो बचना चाहते हैं। तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए अभी तीनों देश, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, देखिए इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसको पता है कि जब तक हम लड़ेंगे तभी नेतन्याहू वहां सत्ता में आ सकते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका का ट्रम्प है कि वो युद्ध रोकेंगे, शांति व्यवस्था कायम करेंगे, तब शायद जाके जो उनका जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन ईरान के साथ स्थिति वही है कि अगर वो समझौते, सारे समझौतों को मान लेता है तो आईआरजीसी का जो अभी तक जो इतने दिनों से लगभग 40-42 सालों से जिस आधार पे उसने अपने आप को तैयार किया, जिस आधार पे उसके सारे लीडर्स मारे गए, जिस आधार पे उसको पब्लिक सपोर्ट्स वहां मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पे आईआरजीसी का जो रोल है, जो भूमिका है, वो समाप्त होते हुए जा रही है। और देखिए हम सब जानते हैं कि आईआरजीसी एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक रेडिकल इस्लामाइजेशन को प्रमोट करता है जिस तरीके से चीजों को। लेकिन आज अमेरिका से लड़ते हुए उसे वहां पे जो घरेलू स्तर पर जो सपोर्ट्स मिल रहे हैं वो शायद कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो तीनों देश की जो स्थिति है, जो बेसिक इसके स्टेक होल्डर है, वो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और अपने घरेलू स्तर पे घिरे हुए हैं। तो ये आज के डेट में जो मीडिएशन की जो भूमिका है, जो भी मीडिएशन कर रहा है या जो बातचीत कर रहा है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है कि वो किस तरीके से इस मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में शांति व्यवस्था कायम करे। जी कपिल जी। शुक्रिया मनोज जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के आपका, साथ ही देवनाथ जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चरम पर है, उस तनाव की जो अंतिम पटकथा कब लिखी जाएगी और कब इस युद्ध विराम पर जो है लगाम लगेगा, ये देखना दिलचस्प होगा।